नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका स्टडी मेंटर ग्रुप में। दोस्तों, आज हम जा रहे हैं पढ़ने हमारा पर्यावरण से पाठ 9 शीतोष्ण घास के मैदान में जीवन। दोस्तों, हमने पिछली कक्षा में ये बात की थी कि हम इसको 2 खंडों में पढ़ेंगे। खंड 1 पूरा हो चुका है, हम जा रहे हैं खंड 2 के बारे में पढ़ने। हमने कुछ बातें की थी, एक बार मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हम इसमें घास के मैदान के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन शुष्क घास के मैदान में नहीं के बारे में नहीं पढ़ेंगे। यानी इस चैप्टर में हम स्टेपी के बारे में एकदम नहीं पढ़ेंगे। हमने किसके बारे में पिछली क्लास में पढ़ा था? हमने प्रेरी के बारे में पढ़ा था। प्रेरी कंप्लीट हो चुका है। जो प्रेरी घास का मैदान है वो उत्तरी अमेरिका में पाया जाता है, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ। दोस्तों, हमने वहाँ की जलवायु के बारे में भी बात कर ली है कि वहाँ पे जो जलवायु है वो कैसी है। जलवायु का जो असली जो कारक है वो क्या है? वहाँ का एयर मास है। आगे जा रहे हैं, बातें करें। हमने उसकी प्रजाति के बारे में भी बातें की है कि वहाँ की प्रजाति कैसी है, कि वहाँ पे एक जीव पाया जाता है, उसे बाइसन बोलते हैं। बाइसन जो है एक प्रकार के सांड की प्रजाति है जो जंगली है, घास के मैदान मतलब कि घास के मैदान में पाई जाती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो लुप्त हो रही है। और वहाँ पे जो कृषि की जाती है वो मुख्यतः क्या है? मक्का है। और जो पशुपालक होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? काउबॉय बोलते हैं। ये ढेर सारी चीज़ें हमने पिछली कक्षा में पढ़ ली है। अब हम जा रहे हैं आगे इसके बारे में बातें करने। अब हम जा रहे हैं वेल्स के बारे में बातें करने। उससे पहले ये ब्लू बॉक्स के ऊपर आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ, ज़रा आप इसको देख सकते हैं कि ब्लू बॉक्स में क्या कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में ब्रिटिश उपनिवेश बनने से पहले यह वेल्स नाम एक डच अधिकारियों द्वारा दिया गया था। दक्षिण अफ्रीका में उपनिवेश बनने से पहले ये वेल्स नाम, हाँ, जो ये वेल्स नाम है वो किसी दक्षिण अफ्रीका के एक अंग्रेज अधिकारी ने ये नाम दिया है। तो चलिए दोस्तों, मैंने आपको ये पिछली कक्षा में ये बात बताई थी कि इन सभी स्थानों पे यानी उत्तरी अमेरिका में, दक्षिणी अमेरिका में, अफ्रीका में गोरे लोगों के उपनिवेशवाद थे, इनके कॉलोनीज़ थे, इन लोगों ने यहाँ पे शासन किया, इन लोगों ने लोगों को गुलाम बनाया है। तो ये ढेर सारी चीज़ें हमने पिछली कक्षा में पढ़ी थी। मैंने आपको पिछली कक्षा में किसके बारे में बताया था? कार्टेस के बारे में बताया था, जिन्होंने उसकी सभ्यता को पूरा नष्ट कर दिया, उनके मंदिरों को तोड़ दिया। और हमने एक बात और पढ़ी थी, हमने कोलंबस के बारे में पढ़ा था। तो आगे चलते हैं, वेल्स के बारे में पढ़ने में थोड़ा सा पढ़ देता हूँ। स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा होगा कि दक्षिण अफ्रीका में शीतोष्ण घास को वेल्स कहते हैं। वेल्स 600 से 1000 मीटर तक के विभिन्न ऊंचाई वाले उर्मिल पहाड़ होते हैं। ये ड्रैक्सबर्ग पर्वतों से घिरे हैं। इनके पश्चिम में कालाहारी रेगिस्तान स्थित है। इसके पूर्वोत्तर में उच्च वेल्स स्थित है। इसकी ऊंचाई कुछ स्थानों पर 1600 मीटर से अधिक है। अफ्रीका का मानचित्र देखिए। वेल्स से घिरे देशों के नाम बताइए। ऑरेंज एवं लिम्पोपो नदी की सहायक नदियां इस प्रदेश को सिंचित करते हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम एक बार देख लेते हैं। ये आपके स्क्रीन के ऊपर ये अफ्रीका का मैप है, हाँ, ये देख लीजिए आप ज़रा। और इसमें ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट है ना, इसे को वेल्स बोलते हैं। ये घास का मैदान है और यहाँ पे नदी है ऊपर, उसका नाम लिम्पोपो है, नीचे जो है ऑरेंज है। और इसके आसपास का जो एरिया है दोस्तों, जैसे जैसे आप उत्तर की तरफ जाएंगे आपको शुष्क देखने को मिलेगा, शुष्कता देखने को मिलेगी। दुनिया का जो सबसे बड़ा मरुस्थल है वो भी कहाँ पे है? अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। यहाँ की एक बहुत ही प्रमुख नदी अफ्रीका महाद्वीप की है, उसका नाम है नील नदी। इसे नाइल भी बोलती है, दुनिया की सबसे लंबी नदी है। इजिप्शियन की सभ्यता का संबंध इसी नील नदी से है, जिस प्रकार से हम लोगों का संबंध सिंधु घाटी सभ्यता से है। चलिए अब मित्रों आगे चलते हैं। अब वहाँ की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। कहाँ की जलवायु के बारे में? वेल्स की जलवायु के बारे में पढ़ते हैं। अच्छा, हिंद महासागर के प्रभाव के कारण वेल्स की जलवायु नम होती है। शीत ऋतु ठंडी एवं शुष्क होती है। इस दौरान 5 सेल्सियस से लेकर 10 सेल्सियस के मध्य रहता है। जलवायु सबसे अधिक ठंडा महीना होता है ग्रीष्म ऋतु अल्पकालिक एवं गर्म होती है। शीत ऋतु में जोहानिसबर्ग का तापमान 20 डिग्री सेल्सियस होता है। यानी दोस्तों, सागरीय प्रभाव के कारण यहाँ का जो तापमान है सम होता है लगभग। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। थोड़ा ये आओ कुछ करके सीखे, अब ये आप काम करेंगे। आगे चलते हैं, पढ़ लेना है इसको आप। वनस्पति एवं प्राणी जगत। तो वनस्पति जो विरल है, यहाँ अधिकतर घास के यहाँ पर घास के ढेंके रहते हैं। लाल घास वेल्स की झाड़ियों में पैदा होती हैं। बबूल एवं मरोला उच्च एवं वेल्स में उगते हैं। यहाँ का प्रमुख जानवर शेर है, तेंदुआ है, चीता है आदि ढेर सारी चीज़ें हैं।
चलिए दोस्तों, हम जा रहे हैं निवासियों के बारे में बातें करने कि यहाँ के जो मूल निवासी हैं, यहाँ पे भी जो प्रमुख फसल है वो तंबाकू है, गन्ना है, मक्का है, कपास है। यहाँ का जो कपास है बहुत ज़्यादा फेमस है। और यहाँ के लोग भी पशुपालक होते हैं, भेड़ पालते हैं। आगे चलते हैं, जो सबसे जो ख़ास बात है, यहाँ के लोग असल ट्राइबल है, ठीक है। और यहाँ पे 2 प्रजाति हैं, एक हब्सी रहते हैं, दूसरे जो हैं वो गोरे लोग रहते हैं। तो गोरे लोगों का उपनिवेशवाद रहा है यहाँ पे, और जो काले लोग हैं वो यहाँ पे गुलाम की तरह काम करते हैं। अब ऐसा नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति आज भी अच्छी नहीं है। अभी यदि कभी आप नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़ेंगे, उनकी जीवनी के बारे में पढ़े, तो नेल्सन मंडेला ने बहुत अच्छा बोला है, मतलब अपना दर्द बताया है कि काले लोगों के लिए अलग चर्च हुआ करती थी और गोरे लोगों के लिए अलग चर्च हुआ करते। इन सभी चीज़ों को नेल्सन मंडेला में झेला है। अब ये तो गलत चीज़ खैर थी ही, परमात्मा सबके लिए समान हैं। आगे चलते हैं, थोड़ी सी चीज़ों को पढ़ देते हैं हम लोग। वेल्स में खनिजों का प्रचुर भंडार है। जिन स्थानों पर लोहा कोयला उपलब्ध है वहाँ लोहा का एक इस्पात उद्योग विकसित हो गया है। सोना एवं हीरे का खनन इस प्रदेश में है। लोगों का मुख्य व्यवसाय है। जोहान्सबर्ग को विश्व की स्वर्ण राजधानी भी कहा जाता है। किम्बरले हीरे की खान के लिए प्रसिद्ध है। हीरा एवं सोने के खनन के कारण दक्षिण अफ्रीका तथा ब्रिटेन के बीच में व्यापारिक संबंध स्थापित हुए हैं। धीरे धीरे दक्षिण अफ्रीका ब्रिटेन का उपनिवेश बन गया है। इस प्रचुर खनिज संपदा वाले प्रदेश में यातायात की सुविकसित व्यवस्था है। दोस्तों, हमने लगभग सारी बातें जान ली है, ठीक है। और मुझे लगता है कि अभी ये चीज़ सब आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी। एक बार आप भी इसको रिवाइज़ कर लेना, रिवाइज़ करते रहना। मैंने आपको सभी बातें बता दी हैं। जो चीज़ छोड़ने को थी वो मैंने आपको छोड़ दी, वही चीज़ मैंने छोड़ी है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो यहाँ पे अंडरलाइन है। फिर भी अगर आपको लगता है तो आप इसको ढंग से पढ़ लेना एक बार और। आपका पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपका पढ़ना बार बार ज़रूरी है, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चैप्टर आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय।